चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। सम बेसिक फंक्शन, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के बाद आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन के बाद स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन मतलब इवन पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8। इन सब के जो ग्राफ होंगे वो एक ही तरीके से रहते हैं, है ना, एक ही तरीके से। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, पैराबोला बोलते हैं उसको, है ना, एक ही फैमिली के होते हैं, यहीं से ओरिजिन से निकलेंगे, इसी तरीके से सबके ग्राफ बनेंगे इस तरीके से। इवन पावर ऑफ एक्स, एक्स की अगर इवन पावर होगी तो वो कैसा शेप देगी, पैराबोला का शेप देगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब फंक्शन। तो हेडिंग लिखिए क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन, है ना। स्क्वायर फंक्शन तक हम कंप्लीट कर चुके थे, आज देखेंगे क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन कैसे होंगे, एक्स की पावर कैसी होगी, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू, मतलब बेसिकली ऑड पावर ऑफ एक्स, है ना। क्यूब फंक्शन के माध्यम से हम क्या सीख लेंगे, एक्स की सारी ऑड पावर। जैसे कल मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है ना। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने सिखाया आपको, उसका डोमेन रेंज भी बताया, और उसी साथ मैंने एक लाइन भी लिखवाई थी कि एक्स की जितनी भी इवन पावर होगी उसका ग्राफ भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर की तरह ही दिखेगा, है ना। एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आता है समझ में ना। एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 6, एक्स रेज टू 8, इन सब के ग्राफ एक ही शेप के बनते हैं, ठीक है। बस थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे। मैं वापस बता देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने बताया, कल को लिखा हुआ वो 2x स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट से x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, या लिखा हुआ वो 3x स्क्वायर है, या लिखा हुआ वो x की पावर 4, या लिखा हुआ है 4x की पावर 4, या लिखा हुआ 6x की पावर 4। इन सब के ग्राफ एक ही जैसे बने, ठीक है ना। ओके। लेकिन अगर लिखा हुआ हो मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो माइनस हो रही है ना कोई चीज, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब आपको देखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता था, यहाँ से निकलता था, है ना, ऐसे निकलता था। सही बात है ना। ये होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये होता था 0,0, है ना। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 होगी, मान लीजिए x की वैल्यू, ये y बराबर एक्स स्क्वायर में जब x की वैल्यू 0 होती है तो y भी 0 देता है ना, इसलिए ये यहाँ से जाता है। अब आप सोचिए, इसके लिए सोचिए y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिए सोचिए कि जब x की वैल्यू 0 होगी बेटे तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2। बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है ये समझने के लिए कि ये जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा। अरे 2 से नीचे खिसक जाएगा वो, है ना, 2 पॉइंट वो नीचे खिसक जाएगा, ठीक है। नहीं आया समझ में। ये बन गया एक्स स्क्वायर, हमेशा यहाँ से थोड़ा ना गुजरेगा बेटा, यहाँ से गुजरने के लिए तो उसको ऐसा होना चाहिए, बस y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 0,2 है, राइट। इतना आता है ना समझ में, ठीक है। अगर मैं बोलता y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो कैसा बनेगा, हाँ ऊपर की तरफ 4 यूनिट ऊपर, 4 यूनिट ऊपर मतलब यहाँ, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। बनेगा लेकिन कैसा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, है ना। आगे हम डाउनवर्ड भी पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा पैराबोला भी बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। ये ऐसा कब बनता है और ऐसा कब बनता है वो सब पढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे धीरे। अभी के लिए फिलहाल बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ समझ में आ गया तो अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7, इन सब के ग्राफ भी अब आप बना सकते हो, है ना। सही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्यूब फंक्शन पे। सबके डोमेन और रेंज याद होना चाहिए बाय हार्ट, 12-13 फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या होता है डोमेन रेंज, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, y बराबर 2, y बराबर 3। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल है, रेंज क्या है, सिर्फ वो k जिसकी भी बात हो रही है। आइडेंटिटी फंक्शन y बराबर x का डोमेन रेंज r r, है ना,
आइडेंटिटी फंक्शन y बराबर x, तो x का कुछ भी डालो वही मिलेगा आपको, तो r ही आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कांस्टेंट के बाद, कांस्टेंट आइडेंटिटी, और उसके बाद ये स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, मतलब r माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, रेंज क्या हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, क्लोज में। अब पढ़ेंगे क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन मतलब f(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, x क्यूब, ठीक है ना। और सबको पता है f(x) क्या होता है, y होता है, y बराबर x क्यूब का ग्राफ बनाएंगे, सही है ना, y इज इक्वल्स टू x क्यूब, f(x) इज इक्वल्स टू x क्यूब। कैसा बनेगा इसका ग्राफ, देखिए। ग्राफ बनाने के लिए वही जो आप बचपन से जो मतलब मेथड आप यूज करते आ रहे हैं ना ग्राफ बनाने के लिए, वैल्यूज लेते हैं ना हम, 5-6 वैल्यूज ले लीजिए। तो बताइए x की वैल्यू जब मैं 0 लूंगा, x की वैल्यू जब मैं 0 लूंगा तो y कितना मिलेगा मुझे, 0 ही मिलेगा, 0 का क्यूब इज 0, तो 0 पे 0 है ना, 0 पे 0 ये मेंशन कर दिया मैंने। अरे ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे दिखाने के लिए x y, आप समझदार हो, वैल्यूज ऐसे ही डालते हैं, ठीक है भाई। x की वैल्यू जब मैं 1 लूंगा, x की वैल्यू जब मैं 1 लूंगा तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही हो जाता है ना, ठीक है ना भाई। भाई कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है, और पॉजिटिव की पावर अगर नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो क्या आता है, नेगेटिव, है ना। ये सब याद रखना चाहिए। तो 1 पे मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिल जाएगा, ये कहीं यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। 1 पे 1, बेटा 2 पे क्या मिलेगा, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, 2 पे मिल जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 कहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है ना, सही है। 8 को यहाँ दिखा दिया, और चाहो तो 27 को भी दिखा दीजिए, 3 का क्यूब 27 होता है, 27, ठीक, 3 का क्यूब 27 होता है, थोड़ा बड़ा जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा जाएगा, वाई एक्सिस थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये ऐसा बना देते हैं, और 3 का हमें मिलेगा 27, तो कहीं यहाँ बना देते हैं, ठीक है, 27 यहाँ, समझ आ रहा है, ठीक, ओके। -1 पे क्या मिलेगा, -1 पे क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, और नेगेटिव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव की ऑड पावर क्या खुलता है, बॉक्स खुलता है नेगेटिव के साथ, तो -1 का क्यूब -1, तो -1 पे जो है हमें उत्तर -1 मिलेगा, तो ये कहीं इधर मिल जाएंगे, ठीक है, सही बात है। -2 पर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 8, ठीक है ना, -8 कहीं यहाँ बता देते हैं, तो ये कहीं यहाँ मिल जाएगा, आ रहा है समझ में। और -3 पर -27 ऐसा बना देंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, किस तरीके से बनेगा, कल मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह जाता है, बाकी सब दुनिया में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व, है ना, सिर्फ लीनियर करेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन की तरह, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से फेयर कर लेना, मैं अब आपको बता देता हूँ फेयर करके, ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ। आप चाहो तो मैंने ये समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया था, अब आप इसको फेयर कर देते हैं। फेयर करने के लिए सीधा मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ और ये बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब फंक्शन का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूब फंक्शन, 0,0 ऐसे मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, ये 1,1 है, ये 2,8 है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पर बना दीजिएगा -1,1 सॉरी -1, -1 -2, -8 एंड सो ऑन, ठीक है, सही है। ग्राफ देख के डोमेन रेंज समझ में आ रहा है, ग्राफ देख के आना चाहिए, देखो ग्राफ देख के, डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, x की कौन कौन सी वैल्यूज है, यहाँ से आ रही है -∞ से 0 तक, और फिर हाँ, तो इसका डोमेन क्या हो गया, -∞ से ∞, दुनिया की सारी वैल्यू डाल सकते हो आप इसमें, और आउटपुट क्या मिलेगा, वही दुनिया का सारा आउटपुट भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा आउटपुट, पॉजिटिव भी मिलेगा और 0 भी मिलेगा, तो डोमेन और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, R, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन इसका हो जाएगा R का मतलब होता है -∞ से ∞, और रेंज भी वही हो जाएगी, रेंज भी वही हो जाएगी, है ना, रेंज भी इसकी R ही हो जाएगी, -∞ से ∞,
का डोमेन रेंज। है ना, एक पॉइंट लिख लीजिए, द ग्राफ ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स, द ग्राफ ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स, ऑफ कोर्स सुनो ऑड पावर ऑफ एक्स का मतलब यहाँ क्या है, आप बोलोगे x की पावर 1 भी तो ऑड है, उसको छोड़ के x की पावर 1 तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा, उसको छोड़ के 1 को छोड़ के ऑड कौन कौन होते हैं, 3 5 7 9 11, है ना। तो द ग्राफ ऑफ ऑड पावर ऑफ x, ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट 1, क्योंकि x की पावर 1 तो क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, एक्सेप्ट 1 लुक्स सिमिलर टू, ब्रैकेट में लिखा एक्सेप्ट 1, फिर लिखना लुक्स सिमिलर टू क्यूब फंक्शन, looks similar to cube function, looks similar to cube function, for example x5 x7 x9 etc. ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट, आ गया समझ में क्यूब फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए बेटे पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, हाँ ये सब पावर के अंदर ही आते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से। हाँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन नेक्स्ट लिखिए, ये सब पावर फंक्शन के अंदर ही आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन बता दिखा दो कैसा होता है, fx इज इक्वल्स टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3, है ना, सही बात है ना, एंड सो ऑन टिल an x की पावर 0 मतलब है, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आती है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन में सिर्फ ये ध्यान रखें हम, जब हम मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुनिए, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं ये लिखता हूं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लिखता हूं कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की पावर कितनी 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ध्यान रहे कि a 0 ना हो बस, है ना, क्योंकि a 0 हो गया तो x स्क्वायर की टर्म ही नहीं आएगी, तो कहां से रहेगी फिर वो क्वाड्रेटिक, है ना। तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए x स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक से मिलते कितने रूट्स हैं 2, तो x स्क्वायर की टर्म तो होनी चाहिए। हाँ b और c 0 हो सकते हैं क्या, हाँ ये चलेगा, b और c 0 चलते हैं क्वाड्रेटिक में, लेकिन जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग जो सबको लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है सबको, x स्क्वायर, तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन में जिस भी पॉलिनोमियल की बात करो आप, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री 4 डिग्री, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर आप नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये 0 हो गया तो ये लीनियर हो जाएगा ना बेटे, पर bx प्लस c लीनियर हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं और पर्टिकुलर कोई फंक्शन आ जाता है 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब इसका हम देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन में, पॉलिनोमियल फंक्शन के अलग अलग ग्राफ देखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहला क्या आता है, लीनियर फंक्शन, है ना, तो पॉलिनोमियल के अंदर ही, अच्छा हाँ यार ये थोड़ा अलग है, ये पावर के अंदर नहीं आएगा, पॉलिनोमियल का अब हम अलग से पढ़ेंगे, ये पावर के अंदर सेगमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, पावर के अंदर नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन अलग टाइप का फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन जो था हमारा वो था कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा टाइप हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, तीसरा हमने पढ़ा पावर फंक्शन, और अब पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहला आता है लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, तीन ही पढ़ेंगे इसमें, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, है ना। तो लीनियर फंक्शन सबको पता होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c है, वैसे तो आप ax प्लस b भी कर सकते हैं ना, ax प्लस b, अगर स्लोप के फॉर्म में बात नहीं करनी है, सिर्फ लीनियर, जैसे कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इज अ लीनियर फंक्शन ना,
है कि नहीं? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x एक लीनियर फंक्शन है ना? तो यहाँ पर x लीडिंग कोएफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b का ग्राफ कैसे बनता है? तो बताइए, मतलब बनाइए कैसे बनेगा इसका। जैसे कि मान लीजिए मुझे सिंपली ax प्लस b है, तो मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाना है, कोई भी लीनियर इक्वेशन अपने मन से रैंडमली बताइए। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है ना? तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा कि x बराबर 0 पे y का क्या हाल है। x बराबर 0 डालूंगा यहाँ पर, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इसका उल्टा सोचो कि भाई y बराबर जब 0 हो जाएगा तो x क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 3/2, राइट? इतना सहमत है? नहीं, ये चीज निकाल लो, दोनों चीजें, x बराबर 0 पे y का क्या हाल है और y बराबर 0 पे x का क्या हाल है, तभी आप वो लाइन खींच पाओगे। क्योंकि आपको हमेशा थोड़ा ना पता है ऐसे जाएगा वो, अरे वो ओरिजिन से थोड़ा ना जाएगी स्ट्रेट लाइन, जरूरी थोड़ा ना, वो तो कहीं से भी जा सकती है, इनफाइनाइट तरीकों से कहीं से भी गुजर सकती है। तो भाई इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो मैंने एक तरीके से वो वैल्यूज निकाल ली जिसपे दूसरी वैल्यू 0 हो रही है ना? तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3 है, मतलब ऑर्डर पेयर क्या हो गया, 0,3। कैसे दिखाऊं उसको, यहाँ पे दिखाऊंगा ना 0,3, अरे हाँ कि नहीं, ये 0,3 हो गया। और x की वैल्यू -3/2 पर y की वैल्यू 0 है, तो माइनस का 3/2 मतलब माइनस का 1.5 है ना? माइनस का 1.5 मतलब यहाँ होगा, और माइनस का 3/2 पे ये 0 है ना? समझ गया? मैं लाइन ऐसे जा रही हूँ, मतलब नहीं आया समझ? अरे यही तो 2 पॉइंट है जो आपको बताएगा कि लाइन गुजरेगी कहाँ से, ठीक है? तो ये देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन ax प्लस b, एग्जाम्पल के लिए लिखिए 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। सही है? लाइन कहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है ना? कहाँ जा रही है पता नहीं कहाँ जा रही है ना? डोमेन रेंज बताओ, आर आर, दोनों के आर है ना? डोमेन रेंज दोनों लिखो, डोमेन भी आर, रेंज भी आर, डोमेन एंड रेंज बोथ आर। अब दुनिया में किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं, है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन का दूसरा पॉइंट क्वाड्रेटिक, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आना चाहिए हमें, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक की जब हम बात करते हैं तो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये तो आता है, अभी समझ में, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना? अब सबसे पहला इसमें एक पॉइंट लिखिए, स्टार मार्क करके, ये पॉइंट में पहले लिखवा रहा हूं। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? a, है ना? मतलब x स्क्वायर के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो लीडिंग कोएफिशिएंट, लीड कर रहा है ना, सबको लीड कर रहा है, सबसे बड़ा है। तो लिखिए इफ लीडिंग कोएफिशिएंट, इफ लीडिंग कोएफिशिएंट, इफ लीडिंग कोएफिशिएंट i.e. a इज, क्या है इसका मतलब, पॉजिटिव, है ना? अगर a ग्रेटर देन 0 है,
a ग्रेटर देन 0। अच्छा सबसे पहली बात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर है इसका लीडिंग कोए मतलब x स्क्वायर है, तो दिमाग में पहले फिट कर लो कि x स्क्वायर का जो ग्राफ हमने सिर्फ x स्क्वायर का ग्राफ बनाया था ना, x स्क्वायर का कैसा बना था, पैराबोला, तो परिवार इसका भी वैसा ही होगा, ग्राफ इसका भी कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक का पैराबोला जैसा ही बनेगा, है ना। अब वो पैराबोला बनेगा कैसे, तो मैं वो बता रहा हूँ कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है ना, देन द पैराबोला, ऐसा लिखिए, देन द ग्राफ opens upwards, then the graph opens की लाइन बनी है, then the graph की जगह करो पैराबोला, then the parabola opens upwards, है ना, opens upwards, ओपन अपवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है, पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कब, जब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव, और जब a इज लेस देन 0 देन इट ओपन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, अरे बात समझ लो, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बात किसकी हो रही है बेटा, एक्स स्क्वायर है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर पे बना के आ चुके हैं, वो प्योर एक्स स्क्वायर था, अब ये क्या है, एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, है वही, देखो y बराबर सिर्फ अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है क्या, b और c 0 है इसमें, है ना। अब हम बात कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस, तो परिवार तो वही है, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर कोई भी मनपसंद क्वाड्रेटिक आप बताइए अपनी तरफ से, कोई भी डिजाइन करके बता दीजिए, एक्स स्क्वायर प्योर क्वाड्रेटिक, उसमें ए बी सी सब होने चाहिए, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, परफेक्ट क्वाड्रेटिक है, रूट 5 4 है ना, बढ़िया क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक का मुझे बनाना है ग्राफ, है ना, सबसे पहले इसका निकालते हैं वर्टेक्स, है ना, ये सारे नाम जो होंगे ये आप ढंग से समझोगे कॉनिक सेक्शन में कि वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये सब कॉनिक सेक्शन में आएगा। फिलहाल मैं आपको वर्टेक्स की देसी परिभाषा बता देता हूँ। वर्टेक्स का मतलब होता है घुमाव मतलब ये, अगर मैं इस पैराबोला y = x² की बात करूँ तो इसका वर्टेक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 0,0। भाई बात आई समझ में, वर्टेक्स की देसी भाषा समझ में आ गई आप, जहाँ से पैराबोला घूमना शुरू करता है। अब पता थोड़ा ना कहाँ से घूम रहा है, तो ओरिजिन है। अब मुझे तो यार पता है कि पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, पैराबोला यहाँ भी बन सकता है, यहाँ ऐसे भी बन सकता है, यहाँ ऐसे बन सकता है, यहाँ ऐसे बन सकता है, बहुत तरीकों से बन सकता है, सहमत है ना। तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स मतलब वही x, y के फॉर्म में आएगा, है ना, x, y, अरे ऑर्डर पे ही आएगा, जैसे वो 0,0 आया था, तो वर्टेक्स निकालना है। कैसे निकलता है वर्टेक्स, ठीक है ना। तो वर्टेक्स निकलता है x = -b/2a, है ना। अगर क्वाड्रेटिक है y = ax² + bx + c, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, x = -b/2a, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, है ना, x = -b/2a। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ से वो रोल कौन प्ले कर रहा है, x = माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या रखूंगा -9, है ना, b कौन है -9, तो -9 डिवाइडेड बाय 2 × 1, राइट, क्योंकि a क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9/2 आता है। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 9/2। अब ये 9/2 में यहाँ डालूंगा तो मुझे y मिलेगा, तब जाके मुझे वो वर्टेक्स मिल जाएगा x, y। अरे ये बात समझ में, ये आया समझ में। x कैसे निकालते हैं हम, वर्टेक्स, सबसे पहले वर्टेक्स निकालने के लिए यानी घुमाव निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x = -b/2।
ये माइनस बी अपॉन टू ए क्यों आता है? आप है ना इसको a कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी बाई ए। कंप्लीट करोगे ना स्क्वायर मेथड से तो यहाँ पर आप एक ऐसी स्थिति में आओगे कि एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू जीरो आता है ना, तो वहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो x आ गया हमारे पास क्या 9/2 और ये x मैं जब यहाँ डालूंगा तो 9/2 का स्क्वायर माइनस 81/2 करेक्ट है ना, 9 इंटू 9/2 81/2 होता है प्लस का 20 और 9/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81/4 4 एलसीएम 81 माइनस 162 प्लस 80 है ना राइट। 80 में 81 जोड़ा 161 से 162 माइनस किया -1/4 है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई, x की वैल्यू 9/2 पे है, y का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1/4। तो मेरा वर्टेक्स क्या हो गया 9/2 माइनस 1/4 राइट। ये समझ में आया? लिखते चलो x ये आया हमारा और y हमारा ये आया -1/4। मेंशन कर दो वर्टेक्स हो गया हमारा। ठीक है बेटा तो ये सब सिर्फ वर्टेक्स वाली चीज रहने देता हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और मन में हमें पता है पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा है ना। क्यों बनेगा? x स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाऊंगा मैं, ग्राफ बनाऊंगा तो सबसे पहले वर्टेक्स मेंशन कर देते हैं भाई। वर्टेक्स है 4.5, x की वैल्यू कितनी है 4.5, यहाँ बना देते हैं भाई। x की वैल्यू 4.5 यहाँ होगी और y की वैल्यू -1/4 कहीं यहाँ होगी है ना भाई। अगर ये 1 है तो 1 का 1/4 पार्ट होता है ना 1/4 और हम तो स्केल लेके बैठे नहीं है, हम रैंडमली बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे 1/4 तो बेटा यहाँ पर होगा वो पॉइंट। ठीक है ना, आ रही है समझ में बात? ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है 9/2 -1/4 समझ में आया है ना। एक और बात, जब मैं y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता था, y बराबर एक्स स्क्वायर का जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने ये देखा कि ये जो ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझते हो ना, अगर किसी चीज को बीच से बिल्कुल काटो तो जैसे इधर दिखती है वैसे इधर दिखती है ना। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जैसा यहाँ है ना, मतलब जितनी जगह उसको रहने के लिए यहाँ लगी है ना उतनी जगह उसको रहने के लिए यहाँ चाहिए। सही बात है ना। तो सिमेट्रिक है। अब है ना, अगर मान लीजिए पैराबोला कभी ऐसा बने, मान लीजिए पैराबोला ऐसा बन रहा है जो हमारा बनने वाला है ना। अगर पैराबोला ऐसा बन रहा है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये लाइन थोड़ा ना यार। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स इसीलिए बनाते हैं वर्टेक्स है ना। ये है वर्टेक्स का रोल। आ रही बात समझ में? ये है अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। तो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो y एक्सिस वाली लाइन ही नहीं होगी, वो तो तब होगी जब 0 0 पे वर्टेक्स है उसका, बाकी वो चेंज होता जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, देखो मैं आपके लिए वो बक्सा बना देता हूँ जिसमें हम वैल्यूज करते हैं ना। वही मैं बात बोलूँगा जो हम 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए 5 वैल्यूज बहुत है, 4-5 वैल्यूज, उससे आइडिया हो जाता है कि ग्राफ कैसे बनने वाला है। ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है ना। 1 2 3 4 5 वर्टेक्स वाली जो वैल्यू है वो मैं पहले लिख देता हूँ, बीच में लिख देता हूँ उसे। 9/2 पर कितनी आई मेरे पास -1/4 है ना। ये मैंने बीच में इसलिए लिया है कि अब मैं दो वैल्यूज इसके इधर की ले लूँगा, दो वैल्यूज इसके इधर की ले लूँगा, बैलेंसिंग है ना। ठीक है ना भाई। तो 9/2 है, 9/2 से छोटा कुछ बताओ
दो ले लेते हैं यार, जो परफेक्ट आंसर दे अपन को, है ना। क्यों हम ऐसे फ्रैक्शन वाली लेते, दो लेते हैं, दो लेके क्या आंसर आता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 20 जोड़ा 24, 24 से 18 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, है ना। तो 2 पे आ गई मेरे पास वैल्यू 6, और करीब जाते हैं 1 पे, देखते हुए क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 + 20 21 - 9 12, है ना। 1 पे आ गया 12, राइट, ठीक है। 4.5 के इधर जाओ, 5 पे देखो बेटा क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 20 जोड़ा 45, 45 - 45 0, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये x की वैल्यू 5 डाल के 0 प्राप्त हुआ, और 6 डाल के क्या प्राप्त हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 20 56, 9 6 जा 54, 36 माइनस नहीं 6 का स्क्वायर 36, हाँ 56 - 54 2, 56 - 54 2, ये आ गई हमारी वैल्यूज। बना सकते हैं हम ग्राफ, हाँ ग्राफ बनाइए। ये मैंने पॉइंट प्लॉट कर रखा है वर्टेक्स वाला, आगे ग्राफ बनाइए। आ गया समझ में, बना दिया ग्राफ। ये पॉइंट तो दिख ही रहा है आपको, x बराबर 2 पे y बराबर 6, है ना। x का वैल्यू 2 कहीं यहाँ मानता हूँ, है ना, ठीक है। x का वैल्यू 2 यहाँ होगा, y का वैल्यू 6 यहाँ होगा, ठीक है। तो ये यहाँ मिल जाएंगे, अरे सही है ना, 2 पर 6, ठीक है, मेंशन कर दो अगर चाहो, 2,6, और 1 पर 12 है भी, 1 यहाँ बना देते हैं, और 1 पे जो है हमारा वैल्यू 12 है, कहीं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ठीक, काफ़ी है। अब आपको पता चल गया, देखो इसीलिए तो 2 इधर के 2 इधर के, ताकि इधर भी बन जाए इधर भी बन जाए, है ना। 9/2 के बाद हम 5 पर आए, 5 यहाँ है, और 5 पे जो है हमारा वैल्यू कितना है बेटा, 5 पे हमारा वैल्यू है 0, है ना। ये 5,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,0, ठीक है। आ रहा है समझ में, 5,0, और 6 पे जो वैल्यू है वो है 2, ये है 6, और यहाँ आएगा 2, यहाँ आ जाएगा,
आ रहा है समझ में? अब इनको ज्वाइन कर दीजिए कर्व की तरह, लाइन मत खींचिएगा, कर्व बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगी, है ना? ये हो गई आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या मुझे आप ग्राफ देख के डोमेन और रेंज बता सकते हैं? डोमेन सब डाल सकते हो डोमेन में, तो रेंज क्या होगी? ग्राफ देख के बताओ रेंज। यहाँ से शुरू हो रहा है, सबसे मिनिमम आंसर क्या आएगा इसका? -1/4। मैक्सिमम क्या आएगा? तो रेंज क्या हो जाएगी? तो आप ये चीज रख दो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना? इस पॉइंट को से k मान लीजिए, तो रेंज क्या हो जाएगी? हमेशा k से इंफिनिटी, है ना? रेंज क्या हो जाएगी? k से। और सुनिए, मैं और ढंग से बताऊंगा अभी रेंज निकालना, ठीक है? अभी तो सिर्फ मैं ग्राफ देखकर आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ सेट नहीं है कि उसकी रेंज, जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, r 0 से इंफिनिटी, इस टाइप का। क्वाड्रेटिक में हम श्योर नहीं है, कैसी भी क्वाड्रेटिक आ सकती है, उसकी रेंज आप कैसे बताओगे? तो एक सेट पैटर्न पहले ये बनाइए, फिर रेंज निकालने का भी अभी मैं तरीका बताऊँ। तो क्वाड्रेटिक की रेंज के लिए अभी मत लिखिए, आप सिर्फ यहाँ पर ये मेंशन कर लीजिए से दिस लाइन इज के, तो यहाँ पर रेंज जो होगी क्वाड्रेटिक की वो हमेशा क्या होगी? k से इंफिनिटी, सॉरी k से इंफिनिटी क्लोज में। और डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज। डोमेन के लिए लिखिए r, डोमेन के लिए लिखिए r, डोमेन के लिए लिखिए r। आ रहा है समझ में? ये कॉन्सेप्ट आया सिमेट्री वाला, समझ में? मिटा दूं ये पूरा? ओके, तो बेटा क्वेश्चन ये था ना हमारा, y बराबर x² - 9x प्लस का 20, है ना? ये था हमारा सवाल। अगर मैं क्लास 10th में जो मैंने सीखा था क्वाड्रेटिक को कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो अगर उसको मैं कंप्लीट करूं तो a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए। और दोनों फॉर्मूले में क्या आता है? 2ab, 2 आता है ना 2, तो बेटा यहाँ तो 9 है, तो जबरदस्ती 2 ले आएंगे तो ये 9/2 हो जाएगा, है ना? ऐसे ही करते हैं ना कंप्लीट, x की जगह x लिखो, तो a² - 2ab, तो b का रोल किसने प्ले कर दिया? 9/2 में, तो उसका स्क्वायर जोड़ दो और वो घटा भी दो, प्लस का 20 ऐसे बेटा ऐसे करता है, ऐसे ही करते हैं ना? ये हमें बता देता है ये 9x, ये वाली जो टर्म है ये बता देता है मेरे को कि मैं a + b होल स्क्वायर बनूंगा या a - b होल स्क्वायर बनूंगा, या माइनस साइन है, क्या बनने वाला है? a - b का होल स्क्वायर। तो ये रहा a² - 2ab + b² है कि नहीं? तो ये चीज हो जाएगी हमारी x - 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये ऐसा हो जाएगा। और ये चीज क्या हो जाएगी बेटा? -81/4 प्लस का 20, राइट? जो कि क्या आ जाएगा? 81, सॉरी माइनस साइन है बेटा, यहाँ पर माइनस साइन है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, -81 + 80 कितना हो जाएगा? -1/4, है ना? y बराबर, है ना? x बराबर तो हमें पता है, x का हम डोमेन रेंज सिखा रहा हूँ आपको, है ना? x का डोमेन पता है ना आपको क्या है? दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए उसमें x की वैल्यू तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना? लेकिन मुझे उत्तर क्या मिलेगा? वो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उत्तर की बात कर रहे हैं हम, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? ठीक है ना? मेरी बात आप ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्चुअल चीज है। y बराबर सम लीनियर फंक्शन, मतलब सम फंक्शन, उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो मेरी समझ मुझे ये बोलती है कि किसी भी चीज का स्क्वायर सबसे कम उत्तर क्या देगा मुझे? मैं ये बोल रहा हूँ समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो समथिंग का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो उत्तर नहीं देगा मुझे, देगा क्या?
क्या ये चीज कभी मैं x की दुनिया में कोई भी वैल्यू डालूं, क्या मुझे कभी नेगेटिव उत्तर मिलेगा? मुझे कम से कम उत्तर कब क्या मिलेगा? 0। और वो कब मिलेगा? जब मैं 9/2 डालूं यहाँ पे। नहीं आ रहा समझ में, है ना? तो कम से कम उत्तर मेरा क्या आएगा इसका? मतलब ये डालना मतलब पूरा y का कम से कम उत्तर क्या आएगा? -1/4। नहीं आ रहा समझ में? Because this term is minimum। अरे ये चीज मिनिमम होगी तभी तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ से होगी, है ना? कि y की जो रेंज आएगी, रेंज उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, वो कहाँ से शुरू होगा? तो कहाँ से शुरू होगा भाई? तो मैंने ये कर लिया कि यार ये चीज जब 0 होगी, ये चीज 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। x की वैल्यू किस पर? 9/2 पर, है ना? तो इसका मिनिमम आंसर क्या आएगा? -1/4। मैक्सिमम क्या आएगा बेटा? इंफिनिटी, है ना? अरे भाई पता थोड़ा ना है, डालते जाओ, स्क्वायर आता जाएगा। कभी ऐसी भी नौबत आएगी कि इस चीज का स्क्वायर 1 करोड़ आ सकता है, 50 करोड़ भी आ सकता है ना? 50 खरबों करोड़, और उसमें से, है ना, विशाल से समुद्र में से आप 1/4 माइनस करोगे तो भी वो क्या रहेगा? विशाल समुद्र ही रहेगा, यानी इंफिनिटी रहेगा। तो रेंज क्या होगी इसकी? -1/4 से लेकर इंफिनिटी। देखिए इसका रेंज, इस सवाल का रेंज हमारा ये क्या हो जाएगा? -1/4 से लेकर इंफिनिटी। और आप दिमाग लगाए, कॉन्सेप्ट लगाओ और ग्राफ देखो, और ग्राफ को देखो आप बोलोगे अब हाँ सही बात है, -1/4 से इंफिनिटी है रेंज, है कि नहीं? ग्राफ दिखा रहा है आपको वो चीज जो हमने यहाँ मैथमेटिकली भी दिखा। इसलिए लिखा था अपने के से इंफिनिटी, है ना? आया समझ में? बाकी बात नहीं आ रहा होगा, मैं मान ही नहीं सकता ये सबको आए, ये भाई लॉजिकल चीज़ है। नहीं आ रहा हो तो अभी बता दो, मैं चाहता हूँ सबको आए, बराबर समझ में आए, क्योंकि अगला मैं आप ही से करवाऊँगा तो अभी पता चल जाएगा आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए बनाइए। y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x² प्लस 6x -6x, यार तो परफेक्ट रहता है। तो ये बुक से देता हूँ। मैं चाहता हूँ एक नेगेटिव का बना हुआ, तो माइनस का 2x² प्लस का 3x माइनस का 4, बनाइए इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनाओ, इसका डोमेन बताओ, इसका रेंज बताओ, जल्दी बताओ। Draw the graph of this function. Find its domain, find its range. जरूरत नहीं है कॉमन निकालने की, ग्राफ बनाना है ना, तो x² का लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पहले अपने आपको बताना है कि भाई नीचे का पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स निकालिए। ग्राफ बनाने के लिए डोमेन रेंज निकालेंगे या माइनस नहीं, तो जानबूझ के दिया है ना मैंने माइनस, यही बताने के लिए कि कभी ऐसा बनेगा कभी ऐसा बनेगा, कॉमन नहीं लेना।
वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, x। x कैसे निकलता है, माइनस बी अपॉन 2 है, तो माइनस की जगह माइनस लिखो। b का रोल कौन प्ले कर रहा है, मैंने 3 कर रहा है, इंटू 2 इंटू a का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3/4 आना चाहिए, इतना तो सबको आना चाहिए। x का वैल्यू 3/4, x का वैल्यू जब मैं 3/4 उसमें डालूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16 है ना, 9/16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9/8 है ना। मैं सीधे लिख रहा हूँ भाई बिना टाइम वेस्ट किए, माइनस का 9/8 प्लस 3 3 जा 9 प्लस का 9/4 माइनस का 4 है ना, ये आएगा। इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 8 या एलसीएम आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा प्लस 18 माइनस 32 ऐसा आ जाएगा, माइनस 32 माइनस 1 माइनस 41 प्लस 18 इज माइनस 23 डिवाइडेड बाय 8, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 23 डिवाइडेड बाय 8 है ना, ऐसा है। ये हो गया हमारा वर्टेक्स है ना, आ रहा है समझ में, हाँ। तो है ना, x का वैल्यू 3/4 मतलब 3/4 75% ऑफ 1 इज यहाँ होगा, और y का वैल्यू माइनस 23/8 मतलब माइनस 3 से थोड़ा सा ज़्यादा रफली माइनस 2.9 2.8 समथिंग है ना, तो माइनस 3 अगर यहाँ है तो ये इधर होगा है ना, तो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, यहाँ मेंशन कर देते हैं, अरे चलेगा नंबर थोड़ा ना स्केल थोड़ा ना लिख के बैठे। तो ये हो गया हमारा 3/4 से लेकर माइनस 23/8 है ना, सॉरी ऑर्डर पेयर फॉर्म है ना, इतना आ रहा है समझ में। ये तो आगे घुमाव पता चल गया। अब बस आपको ये है कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा डाउनवर्ड्स। बेटा ये बताया ना आपको एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड्स, इसीलिए दिया है मैंने नीचे वाला, बनाइए है ना। ये रहा देखो, वही वैल्यू ऐसे ही लेते हैं, एक्स वाई दो इधर की, तो 3/4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 3/4 पे आपको माइनस 23/8 मिल रहा है ना। दो वैल्यूज इधर की बताइए, दो वैल्यूज इधर की बनाइए और ग्राफ बनाइए। ग्राफ का जो वर्टेक्स हम बता चुके हैं और पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा, बनाइए। बिल्कुल सही है, इसे तो बनाते हैं ग्राफ, देखो वही तो बता देगा आपको। ये मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा हूँ और अब मैं नीचे 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 जा रहा हूँ, तो मैं माइनस इंफिनिटी से लेकर यहाँ तक आया हूँ, ऊपर मेरा काम ही नहीं है। 3/4 के इधर ले लो बेटा, जीरो ही ले लो, परफेक्ट है ना। 3/4 के इधर जीरो होता है, होगा ना, छोटा ले रहे तो जीरो लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना, है ना, जीरो पे -4 आ जाएगा। थोड़ी और पास की, थोड़ा और कम ले लो, -1 का स्क्वायर 1, तो -2 आई, ये चीज -2 हो गई, ये चीज -3 हो गई, ये चीज -4, -2 -3 -4 कितना हो गया, -9 है ना। x की वैल्यू -1 डालकर -2 -3 -4 -9 आ जाएगा। थोड़ा इधर आओ, 3/4 के इधर क्या आता है, 1 आता है, 1 डालने पे -2 + 3 -4 -2 -4 इज -6 + 3 इज -3 है ना, -3 आ जाएगा। और 2 डालने पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × -2 इज -8 -4 इज -12 है ना, -12 + 6 -6 है ना, तो ये होगा प्लॉट बना दो, तो हो गया काम। 0 पे -4 आ रहा है, x की वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू -4, तो x की वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू -4, मतलब ये सही है ना, 0, -4, ठीक है। और x की वैल्यू -1 पे है, x की वैल्यू -1 पे -9 आ रहा है,
-90 बेटा यहाँ होगा कहीं, है ना, सही है ना यार, थोड़ा इधर बढ़ा, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी दिखाने के लिए कि इस साइड पे इधर आएगा तो इधर इधर ऐसा है। x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 1 पर -3 आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होगा और -3 नहीं इधर हो जाएगा ऐसा, और x की वैल्यू 2 पर -6 आएगा इधर, ग्राफ ऐसा है ना, ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये यहाँ से जा रहा है और नीचे गिरते जा रहा है, कहाँ, ये -∞ से आ रहा होगा, आया 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 आया, कहाँ, इसका पीक क्या है, -23/8, y की बात हो रही है ना, तो इसका डोमेन तो आ रही है, इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -∞ से लेकर -23/8 क्लोज, है ना, क्लोज, आया समझ में, बना सकते हैं आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ, किसी भी क्वाड्रेटिक को ग्राफ बना सकते हैं, वर्टेक्स निकाल लीजिए, घुमाव पता चल जाएगा, और लीडिंग कोएफिशिएंट जरूर देख लीजिएगा, वही तो डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि हमेशा आप ऊपर की तरफ ही बना दोगे तो उसकी तो रेंज भी आप इन्फिनिटी तक पहुंचा दोगे, है ना, ऐसा नहीं होगा हमेशा, इसका आंसर नहीं, आप डाल के देखो x की वैल्यू, कभी भी आपको x की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, -23/8 से अधिक आंसर कभी नहीं मिलेगा आपको, आप दुनिया की कोई भी वैल्यू डालो x की, आपको कभी भी y का आंसर -2 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबसे अधिक मिलेगा आपको, आई समझ में बात, इसीलिए ग्राफ बनाया जाता है कि ग्राफ हमें अच्छे से दिखा देता है, जो चीज़ हम निकाल नहीं पाएंगे ना वो चीज़ हम ग्राफ से बता देंगे, सही बात है ना, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। चलो नेक्स्ट देखिए, क्यूबिक, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, क्यूब बहुत बढ़िया चीज़ है, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि मैं y बराबर x³ जब मैंने पढ़ा था तो इसका डोमेन और रेंज दोनों वही था, है ना, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर क्यूबिक की, मतलब ax³ + bx² + cx + d, तो भी इसका डोमेन और रेंज वही आएगा जो इसके नॉर्मल, क्योंकि देखो स्क्वायर फंक्शन में हम लिमिटेड हो जाते हैं ना, स्क्वायर फंक्शन में हमें पता है कि वो 0 से u जा रहा है तो वो नीचे कभी जाएगा नहीं, है ना, तो उसका डोमेन और रेंज, डोमेन तो उसका फिक्स है लेकिन रेंज उसकी फिक्स नहीं है, इसकी क्वाड्रेटिक की, स्क्वायर फंक्शन की, लेकिन क्यूबिक के केस में y बराबर x³ का जो था डोमेन रेंज वही इसका भी डोमेन, इसको कोई नहीं रोकेगा, आप x की वैल्यू डालते जाओ आपको आउटपुट मिलता जाएगा, आप पॉजिटिव डालो वो फिक्स नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि x पे डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू क्या डाल रहे हो, है ना, और a b c d कैसे हैं, प्लस है या माइनस में है, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा, सबसे पहली बात r, तो यही लिख लो, है ना, सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल में fx = ax³ + bx² + cx + d, and of course a should not be equal to 0, a should not be equal to 0, तो सबसे पहले इसका डोमेन लिख लीजिए, डोमेन है इसका r और इसका रेंज भी r, इसका रेंज भी r, इसका रेंज भी r, इसमें कुछ नहीं, चलो टाइम हो गया यार, चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम में करते हैं, है ना, बाकी नेक्स्ट टाइम में।